नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करने के बाद पंचायत इंतखाबात के लिए एलामिया जारी करें, हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। बहबूदी और तरक्याती कामों का जायजा लेने कलेक्टर्स को हिदायत। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सेकुलरिज्म मजाक बन गया है। हुजूम के तशद्दुद में कत्ल वाक़यात का वीडियो बनाकर मुसलमानों को खौफजदा किया जा रहा। मोदी हुकूमत पर बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। गुजरात फिसादात को निसाब में शामिल किया जाए। इमरजेंसी को निसाब में शामिल करने बीजेपी के मुतालबे पर हनुमंतराव का रद्द-ए-अमल। और सरखे की वारदातों में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार। 2 करोड़ रुपए के मसरूखा जेवरात बशमूल नगद रकम जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती हुकूमत को उस वक्त धक्का लगा जब हाईकोर्ट ने कहा कि नए पंचायत एक्ट के मुताबिक पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के बाद ही इंतखाबात का एलामिया जारी करें। पसमानदा तबकात तहफ़्फ़ुज़ात के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त पर समाअत के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि पसमानदा तबकात की मरदूमशुमारी और उनके तहफ़्फ़ुज़ात के मसले की यकसुई के बाद एलामिया जारी किया जाए। हुकूमत की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ात का अमल मुकम्मल किया है। 1 या 2 दिन में एलामिया जारी किया जाने वाला है, क्योंकि पंचायत और वार्ड की मियाद खत्म होने वाली है। इस पर अदालत का कहना था कि पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात का मुकम्मल जायजा लेने के बाद ही एलामिया जारी किया जाए। रियासती चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि रियासत में जारी बहबूदी व तरक्याती कामों का जायजा लेते रहें। सेक्रेटेरिएट में मुख्तलिफ महकमेजात के आला अहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी गई कि आईपैड और सरकारी अमले के पास मौजूद टैब सॉफ्टवेयर के मसाइल पर बुनियादी सर्वे कराया जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में रैयत बंधु स्कीम के तहत रियासत भर में 2499 AEO ने चेक्स तकसीम किए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तेलंगाना डैशबोर्ड का क़याम इसी मकसद से अमल में लाया गया ताकि प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लिया जा सके। उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के बारे में अहदेदारों से कहा कि BC और सोशल वेलफेयर हॉस्टल्स और शहरी इलाकों में बलदी कामों का हर 15 दिन में जायजा लें। KCR किट का भी जायजा लिया जाए। मुताल्लिक़ा महकमे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करते हुए हालात पर तबादले ख्याल करें। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि महकमों के दरमियान तालमेल से ही हरित हरम प्रोग्राम कामयाब होगा। सेक्रेटेरिएट में रियासती स्टीयरिंग कमेटी इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि सिर्फ प्रोग्राम के दौरान कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बजाय साल भर हरित हरम प्रोग्राम के दौरान लगाए गए पौधों की निगहदाश्त की जिम्मेदारी लेनी होगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हरित हरम प्रोग्राम के लिए रियासती सतह पर स्टीयरिंग कमेटी तश्कील दी गई और जिले सतह पर कलेक्टर्स की सदारत में कमेटी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि देही रोजगार जमानत स्कीम के तहत हरित हरम प्रोग्राम में काम करने वालों को उजरत अदा की जाए। इसके लिए 50 करोड़ रुपए हुकूमत जारी करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम मरकजी इदारों और यूनिवर्सिटीज में हरित हरम प्रोग्राम के तहत शजरकारी की जाए। इस इजलास में फाइनेंस सेक्रेटरी शिवशंकर के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। वजीर अमरात शवारे टी नागेश्वर राव ने कहा कि 15 अगस्त तक अरकान असम्बली के कैंप ऑफिस के काम मुकम्मल किए जाएं। NSC में गुज़िश्ता 4 साल से महकमे की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि कामों की पेशरफ का जायजा लिया गया। रेफरी वजीर ने बताया कि तेलंगाना की तश्कील के बाद अब तक 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 9,000 किलोमीटर कौमी शाहराहों के काम जारी हैं। अब तक
5,800 किलोमीटर के काम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इसके अलावा 300 ब्रिजेस के काम मुकम्मल किए गए हैं। रियासती वजीर ने बताया कि ब्रिजेस के काम और अरकान असेंबली के कैंप ऑफिस के कामों में ताख़ीर हुई है, इस पर खुसूसी तवज्जो दी जाए और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी दौरे हाजिर के जिन्ना हैं। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असद ओवैसी मुल्क को तकसीम करना चाहते हैं। मुसलमानों को कौमी धारे से अलग करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने संबित पात्रा के इस रिमार्क पर करारा जवाब दिया है। संबित पात्रा ने बैरिस्टर ओवैसी के बारे में क्या कहा और बैरिस्टर ओवैसी ने इसका किस तरह से जवाब दिया, आइए आपको दिखाते हैं। See, as far as Mr. Asauddin Owaisi is concerned, he is in the mainstream polity of India. So with utmost respect, I say that in the present political scenario, I see him as a neo-Jinnah. N-E-O, neo-Jinnah. Because this policy of playing a minority politics, this policy of instigating our Muslim brothers and sisters to break away from the mainstream is a very dangerous one. And he is a repeat offender. It's not for the first time that he has said so, that Muslims should be voting only for Muslims. He is a man who a few months ago, remember when the Padmavat episode was going on and the triple talaq issue was being heard by the court, he had come out in the open, in the public, and he had said that if Muslims unite, we should learn from the Padmavat episode, and the Muslims of the country should unite to oppose triple talaq ordinance and the triple talaq law, the triple talaq judgment. He is the same person who in Hyderabad, the city I am today, the beautiful city of Hyderabad, 9 people who were in fact alleged to be ISIS supporters, he wanted to give them legal aid, and he justified that. So of course, in the name of religion, time and again he is trying to divide the society. People of this country are extremely intelligent. They are not going to follow suit of any neo-Jinnah. Jinnah is forgotten, Jinnah is hated. अरे संबित बच्चा है, बच्चों के बारे में नहीं बोलते, बच्चों के बाप से मुकाबला है हमारा, हम बाप को बोल रहे हैं। तो संबित बच्चा है, अभी छोड़िए ना, अभी तो कौन सी कंपनी में बेचारा वो इंजीनियर बना है, छोड़िए। हम तो देखिए उनके बाप से मुकाबला कर रहे हैं, उनके बड़ों से। बच्चों को जब बड़े बात करते हैं तो बच्चों को टाई टाई नहीं करना चाहिए। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी ने कहा कि केसीआर को इंतखाबात में शिकस्त का खौफ हो गया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पर दाखिल इंतशार का जो इल्ज़ाम केसीआर लगा रहे हैं वो तो हर पार्टी में होता है। इंतखाबात से पहले कांग्रेस में हो रहा है, इंतखाबात के वक्त ये सूरत हाल टीआरएस में पैदा होगी। उन्होंने कहा कि केसीआर जो खुद को बहुत समझदार समझते हैं, इसलिए वो दूसरों को बेखौफ बताने की कोशिश करते हैं। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर का फेडरल फ्रंट कहाँ गया। जयपाल रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर सुषमा स्वराज पर जिस तरह मोदी के हामी तनकीद कर रहे हैं वो उसकी मजम्मत करते हैं। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्तकबिल में ऐसी हरकत किसी के साथ भी की जा सकती है। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने कहा कि गुजरात फिसादात को भी निसाब में शामिल किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरुण जेटली जो वकील होते हुए इमरजेंसी के वाकयात को निसाब में शामिल करने की बात कर रहे हैं और इंदिरा गांधी को हिटलर करार दे रहे हैं, तो फिर मोदी और अमित शाह के गुजरात में अक़लियतों की नस्लकशी को मंजरेआम पर लाने की ज़रूरत है ताकि अवाम फैसला कर सके कि कौन सही है। हनुमंतराव ने कहा कि 1977 में इमरजेंसी के बाद 1980 में इंदिरा गांधी को अवाम ने दोबारा भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर साबित कर दिया था कि इंदिरा गांधी एक कौमी कायद थी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुल्क में सेकुलरिज्म मजाक बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने कहा कि हुजूम के तशद्दुद में जिन मुसलमानों का कत्ल किया गया उनके वीडियोस बनाकर मुसलमानों को खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर ओवैसी ने मुल्क में खवातीन की सलामती से मुताल्लिक सर्वे रिपोर्ट पर मोदी हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल उठाए। बैरिस्टर ओवैसी ने 2019 के इंतखाबात में कहा कि ये दौर में इलाकाई जमातों का अहम रोल रहेगा और तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर तामीरी रोल अदा करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र की बीड़ में उनकी तकरीर को लेकर मचाए जा रहे वावेले पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब बीजेपी और मोदी हुकूमत
और वजीर आजम मोदी इमरजेंसी की 43वीं सालगिरह को सयाह दिन के तौर पर याद करते हैं तो उन्हें महात्मा गांधी के कत्ल, बाबरी मस्जिद की शहादत, गुजरात फिसादात, 1984 में सिखों के कत्लेआम को भी याद करना चाहिए। See, emergency was a black chapter in our Indian democracy, and one should never forget emergency. One should never forget Mahatma Gandhi's assassination. One should never forget the demolition of Babri Masjid by criminals. One should never forget the genocide of Sikhs in '84, and one should never forget what happened in 2002 Gujarat. So these were earth-shaking events which happened in independent India. And if BJP is remembering emergency after 43 years, then I hope and I expect that they will live up to the responsibility of remembering 2002 Gujarat. They will remember 6 December demolition of Babri Masjid, and also the genocide of Sikhs and the assassination of Father of Nation Mahatma Gandhi. And at least Congress had imposed emergency through a provision in Constitution. But right now in Mr. Narendra Modi's tenure as Prime Minister of India, we have undeclared emergency. And what is the classic example I can give you? His own Minister, External Affairs, Sushma Swaraj, Madam, has been criticized, threatened, and abusive and vulgar language has been used by the own supporters of BJP. That in itself is a classic example that any work which is being done by their own minister, which does not conform to the ideology of Modi Bhaks, immediately the Minister of External Affairs will criticize. So that in itself clearly shows that the ministers of Mr. Modi's cabinet are not safe. They are being threatened, they are being, pathetic, vulgar, personal language is used against them. One, who are these people? They are Modi Bhaks. उधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के वजीर आला और बीजेपी की महाजी तंजीमों की तरफ से राम मंदिर की तामीर को लेकर किए जा रहे रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इज़हार किया है। उनका कहना था कि हुकूमत मुलाजमतों की फराहमी में नाकाम हुई है। फौज के कैंप्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी हुकूमत नाकाम रही, इसलिए अब उनके पास इस तरह के बयानात के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। Yes, they will have to do it because they failed in providing employment to 65% of India's population, which is youth. They have failed to provide security to army base camps. They have even failed to provide basic ammunition and arms to the army. It is not me, but the army people have stated this. Defense Standing Committee talked about it. They have failed to revive economy. They have failed to control spiraling prices. They have failed to bring down petrol and diesel prices. So all on basic issues of governance, BJP has completely failed. So now they have fallen back to protect themselves politically. They have fallen back on the Mandir issue. It is a matter pending in the Supreme Court. In the presence of a chief minister, one person stands up and says that court or no court will start construction. So this clearly shows that, see, these are not people who are, away from BJP. The fringe is the main element now. In a presence of a chief minister, when a person says, then that is the main player. So they have no respect for Supreme Court and they want to create anarchy in the country. मजलिस के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सेकुलरिज्म आज एक मजाक बन चुका है। मीडिया से बात करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के आरएसएस हेडक्वार्टर में प्रोग्राम में शिरकत पर एक बार फिर तनकीद की है। अब देखिए कि यही तो हमारी परेशानी है कि सेकुलरिज्म एक मजाक और एक गाली बनकर रह चुकी है कि जो शख्स ज़िंदगी के 50 साल कांग्रेस में गुजारा, जो कांग्रेस में गुजार कर डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर रहा और फिर कांग्रेस ने उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया, वो आरएसएस के हेडक्वार्टर को जाते हैं, जाकर हेगडेवर की तारीफ़ में किताब में लिखते हैं। और वही हेगडेवर जिसने आज़ादी की लड़ाई में लोगों से कहा कि इसमें हिस्सा मत लीजिए,
जिसने मुसलमानों को सांप कहा और प्रणब मुखर्जी ने अपनी तकरीर में मुसलमानों को इन्वेडर्स कहा, उसी शख्स को कांग्रेस पार्टी इफ्तार की दावत में, इफ्तार की दावत जो होती है मुसलमानों के लिए होती है, उसमें राहुल गांधी प्रेसिडेंट अपने बाजू बिठाते हैं उनको। तो क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो यही मैसेज हम कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म एक गाली बनकर रह चुका है और कांग्रेस और बीजेपी आरएसएस सिर्फ इसको इस्तेमाल करती है मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए। और प्रणब मुखर्जी के जाने से यकीनन आरएसएस को तो ये ऑप्टिक्स का ज़माना है, जाहिर है उनकी विजिबिलिटी में और उनकी ये तमाम के जाने से यकीनन फ़ायदा हुआ होगा। मगर कांग्रेस पार्टी को और तमाम सेकुलर पार्टीज़ को जवाब देना है कि अगर कोई मुसलमान नेता वहाँ पर चले जाता आरएसएस के दफ्तर को, तो क्या आप इफ्तार की दावत में बुलाते उसको? आप नहीं बुलाते। आप नहीं बुलाते इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि वो मुसलमान है। कोई मुसलमान तो कभी गया ही नहीं आरएसएस के पास, ना जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मगर ये जवाब जो है कांग्रेस पार्टी को देना है कि सेकुलरिज्म के कैसे इनके डोकोसले वादे हैं और कैसे इनकी हिपोक्रेसी और मुनाफिकत है इसमें। बैरिस्टर ओवैसी ने महाराष्ट्र के बीड़ में उनकी तकरीर में मुसलमानों को सरगर्मी से अमली सियासत में हिस्सा लेने के मशवरे पर बाद जमातों के कायदीन की तरफ से वावेला मचाए जाने पर कहा कि मीडिया ने उनकी तकरीर को गलत अंदाज में पेश किया। देखिए, मैं अफसोस का इजहार करता हूं कि आपकी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। मैं आपसे आज भी बड़ी अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरी स्पीच का ट्रांसलेशन करवा लीजिए। मैंने कहा कि मेरे पार्टी के कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए, नंबर 1। मेरे पार्टी के कैंडिडेट्स सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि दलित भी हैं, वहाँ पर नॉन मुस्लिम हमारे भाई भी हैं और रहेंगे। दूसरी बात, मुसलमानों को मैंने कहा कि आप पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। क्या आप नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमान पॉलिटिक्स में हिस्सा लें? इस पे आपको आपत्ति क्यों है? हमारा आप तमाम का मकसद होना चाहिए कि हिंदुस्तान की जो माइनॉरिटी है, सबसे बड़ी माइनॉरिटी, पॉलिटिक्स में हिस्सा ले, क्योंकि जब वो हिस्सा लेगी वो और उनका डेमोक्रेसी में फेथ में इजाफा होगा। पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो डेमोक्रेसी हिस्सा होगा ना। तो आप ये चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हिस्सा ना लें, तो फिर डेमोक्रेसी में हिस्सा नहीं लेंगे तो क्या करेंगे फिर वो? आप वही चाहते हैं ना कि हम कह रहे हैं डेमोक्रेसी में हिस्सा लीजिए। तीसरी बात, सेकुलरिज्म यकीनन मजबूत होगा जब माइनॉरिटी हिस्सा लेंगे। और आखिरी बात जो मैं आज चैलेंज कर रहा हूँ तमाम पार्टीज़ को, जो कल दिन भर टीवी चैनल पर एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बड़े बड़े दावे किए, इल्ज़ामात लगाए, बहुत अच्छा है। मैं टीवी चैनल्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे और पॉपुलर कर दिया। दिखाते रहिए, मेरा चेहरा अच्छा होगा, दिखाते रहिए। मेरा आपसे एक ही सवाल है कि हिंदुस्तान की संसद में, लोकसभा में, जो बड़ी पंचायत में कितने मुसलमान एमपी हैं? 4% के पॉपुलेशन है वहाँ पर, जबकि आबादी में 14% है। आप बताइए, इसका जिम्मेदार मैं हूँ। कर्नाटक में एमएलएस का नंबर गिर गया, कौन जिम्मेदार है इसका? उत्तर प्रदेश में नंबर गिर गया इसका। बीजेपी तो टिकट देती ही नहीं है मुसलमानों को। कांग्रेस भी अब जनेधारू पॉलिटिक्स कर रही है। तो एक डेलिबरेट साजिश के तहत, कॉन्स्पिरेसी के तहत मुस्लिम पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, वो पूरा देश देख रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि आप लीजिए हिस्सा पॉलिटिक्स में। जब कोई पॉलिटिक्स में हिस्सा लेगा तो हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी। हम सेपरेटिस्ट से कहते हैं आइए पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, जो बंदूक उठाता है मुझे कहते हैं बंदूक छोड़िए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए। अरे आप तो मेरी तायीद करना, बोलना कि ओवैसी ने अच्छी बात कही कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लो, मगर जब मैं पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की बात कर रहा हूं तो आप आसमान सर पे उठा लिए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुजूम के तशद्दुद के वाक़यात के दौरान वीडियोज़ बनाकर मुसलमानों को खौफज़दा करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि हापुर में कासिम खां हो, पहलू खां हो, राजस्थान में मुस्लिम शख्स को हलाक करने के बाद उसका वीडियो बनाया गया, जिसका मकसद सिर्फ यही है कि इस वीडियोज़ के ज़रिए मुसलमानों में खौफ पैदा किया जाए। This is what I said in Bid. You're absolute. I agree with you. Absolutely right. When you take out a video of a Muslim being lynched, who's begging for water, what is that video? The whole purpose of taking out that video is what? When a person was also killed on a video in Rajasthan, what was the purpose of taking out that video?
When Pilu Khan was being lynched, what was the purpose of creating a video? The purpose is to create fear amongst the Muslims, to fall in line and to give a message that you are second-class citizen of this country and we will go after you. This is what is being done, and it is high time that the government reacts to it. People, Muslims are praying in Gurgaon for years on a government land, but 8-9 people come up and create disturbances. So the whole purpose is to create fear. The whole purpose is to create a sense of insecurity. The whole purpose is to ensure that they are not treated equally, which is against the constitution. That is why people like me and others are raising our voices. That is why I have said, please participate in democracy. Make yourself political relevant, and don't allow these buffoons, these criminals to create fear in your hearts and minds. Be fearless. Do not fear them and fight them in a democratic way. This is what I have been saying. मजलिस के सदर ने एक आलमी इदारे की तरफ से हिंदुस्तान को ख़वातीन की सलामती के लिए ख़तरनाक मुल्क करार दिए जाने पर कहा कि मुल्क में आज हर खातून परेशान है। वज़ीर आज़म से जब इस बारे में पूछा जाएगा तो वो सिर्फ 3 तलाक की बात करेंगे। If you ask the Prime Minister से हमने ट्रिपल तलाक का बिल ला लिया। हम मित्रों से कहना चाह रहे हैं कि इसमें हर महिला परेशान हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि हम अफगानिस्तान और सीरिया से ऊपर हैं और 4 साल से आपकी सरकार है। यही तो हम बात कह रहे थे, मगर सुना नहीं मुझे किसी लोकसभा में। आप महिलाओं के सेफ्टी के लिए प्रोविज़न पैदा करिए, आप वो नहीं। आपको लगा हुआ था कि हम शरीयत में मुदाखलत करेंगे। भाई आप अब क्या करेंगे? ये तो रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इसको नज़रअंदाज कोई नहीं कर सकता। तो क्या सरकार कुछ करेगी या फिर वही बोलेगी हम मुस्लिम औरत? अरे मुस्लिम औरत को पसंद नहीं, मुस्लिम औरतों ने उसको रिजेक्ट कर दिया आपके बिल को। यकीनन इस मुल्क में मुसलमानों को, दलितों को और महिलाओं को ख़तरा है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। कोई आप हर 1 घंटे में 3 हमारे महिलाओं का रेप होता है, हर घंटे में 10 औरतों पर हमले होते हैं, असॉल्ट होता है। क्या हुआ? आप तो देखिए कि एक आर्मी की वाइफ को गला काट दिया गया, हुआ नहीं है। तो ये एक मसला, औरतों की सेफ्टी का मसला सिर्फ गरीबों के तक नहीं है, ये तो दौलतमंद, मिडिल क्लास सब में है। इसके लिए सरकार कुछ करना पड़ेगा। और जब आप महिलाओं के सेफ्टी की बात कर रहे हैं, तो कासिम को जो मारा गया उसकी बीवी पे क्या गुजर रही होगी सोचिए। समीउद्दीन को आज दवाखाने में ज़िंदगी मौत लड़ा, उसके घर वालों पे क्या गुजर रही होगी। अखलाक की माँ पर क्या गुजर रही होगी। उन दलित बच्चों को जो घोड़े पर बैठ के निकलते हैं, उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो उनके माँओं पर, बहनों पर क्या गुजर रही होगी। ये भी तो सेफ्टी होनी चाहिए। ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है, इस पर पूरे देश को मिलकर सोचकर करना पड़ेगा, पॉलिटिक्स नहीं करना इसके। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को एक ज़हीन और काबिल और मुदब्बिर सियासतदान करार दिया। See, my assessment of K. Chandrasekhar Rao, it is a historical fact that we opposed him when the state was being bifurcated. But please do not underestimate K. Chandrasekhar Rao. His political sagacity, his political shrewdness, and of all the politicians in India, he has this great sense of timing. You know, for a politician to have a great sense of timing is very important. So I would not underestimate KCR because of his political sagacity and his shrewdness and his timing. And one must also remember that he was able to get a separate state. That in itself is a huge credit to him, and he will go down in history as creating Telangana. What he does, I am sure he'll play a very, very constructive role in the next formation of a government. Do not form an opinion with all these photo opportunities which have been created with 2 coming, 3 coming. Please mark my words that post-election he'll have a very important role to play, and I foresee that, and then time will prove me right also, inshallah. बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि 2019 के इंतखाबात में इलाकाई जमातों का अहम रोल होगा। पार्लिमानी इंतखाबात अगर नवंबर या दिसंबर में हो या फिर मुकर्ररा वक्त पर हो, इलाकाई जमातें नई हुकूमत की तश्कील में अहम रोल अदा करेंगे और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव भी तामीरी रोल अदा करेंगे। अगर पार्लियामेंट के इलेक्शन नवंबर दिसंबर इस साल में होंगे या अपने वक्त के मुताबिक होंगे, तो रीजनल पार्टीज़ नई हुकूमत के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा करेंगे
और जब अहम किरदार अदा करेंगे तो रीजनल पार्टीज़ में टीआरएस भी है, रीजनल पार्टीज़ में ममता बनर्जी भी है, रीजनल पार्टीज़ में डीएमके भी है, रीजनल पार्टीज़ में कुमारस्वामी भी है और दूसरे रीजनल पार्टीज़ भी हैं। तो यकीनन इन तमाम रीजनल पार्टीज़ का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। और मेरा मानना यह है कि अगर आप यूपी, बिहार, तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु और एक दो तीन स्टेट्स को आप मिला लिए तो यहीं 200 सवा 200 सीट हो जाती। तो ये इनका बहुत बड़ा रोल होगा। मेरा मानना है कि जमहूरियत में नेता तो सिर्फ फेस होता है, मगर असली ताकत तो आवाम की होती है। आवाम जब फैसला कर लेगी कि कांग्रेस को और मोदी को घर बिठाना है और होगा फैसला ये, तो नेता क्या करेगा? जब आवाम खुद बहुत बड़ी ताकत है, आवाम फैसला करेगी और मुझे यकीन है कि रीजनल पार्टीज़ बहुत बड़ा रोल अदा करेंगी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मजलिस की नुमाइंदगी पर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए मंजूर किए गए चेक मुस्तकीन में तकसीम किए। बताया गया है कि मज़कूरा फंड से 8 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तिफादा किया है। असातिज़ा तंजीमों ने कहा है कि नायब वज़ीर आला केस तिहरी उन पर लगाए गए पैरवी के इल्ज़ामात को वापस नहीं लेते हैं तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। असातिज़ा की तंजीमों ने चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद बताया कि रुकन कौंसल पी रविंदर रेड्डी उन्होंने कहा कि नायब वज़ीर आला ने जो इल्ज़ाम लगाया वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना था कि असातिज़ा की तंजीमें शुरू से ही वेब काउंसलिंग की मुखालिफत करती आ रही हैं। उन्होंने कहा कि अपील के लिए मज़ीद 2 दिन की मोहलत दी जाए। उन्होंने कहा कि केस तिहरी असातिज़ा तंजीमों में नफाक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्राइवर एम्प्लॉयमेंट ओनर्स स्कीम के उम्मीदवारों ने अपने मसाइल की यकसुई के लिए सदरनशीन माइनॉरिटीज अकबर हुसैन से मुलाकात करते हुए उन्हें याददाश्त हवाले की। अकबर हुसैन ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा स्कीम का ताल्लुक MMC के बजाय ST ट्रैवल से होने की वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ने ST तबके को तरजीह देते हुए उन्हें चंद गाड़ियां दी थी, जबकि अक़लियतों को 342 व्हीकल्स दिए जाएंगे। अकबर हुसैन ने बताया कि इस सिलसिले में कर्जों की मंजूरी हासिल हो गई है और 2 हफ्तों के अंदर मसाइल की यकसुई हो जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ सदर सालार मिल्लत मरहूम की बरसी के ज़िमन में जलसा याद सालार मिल्लत 29 जून को बाद नमाज इशा पानी की टाकी संतोष नगर में मुनक़्क़िद होगा। मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा क़ादरी ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी जलसे की निगरानी करेंगे। उलमा, मशाइखीन, सियासी और मजहबी क़ायदीन के खिताबात होंगे। उन्होंने सालार मिल्लत की खिदमात को ख़राज अक़ीदत पेश करने के लिए अवाम से इस जलसे में बड़ी तादाद में शिरकत की अपील की है। सालार मिल्लत अल्लाह सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी रहमतुल्लाह अलैह साबिक़ सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व सीनियर पार्लियामेंटेरियन के 10वीं बरसी के ज़िमन में जलसे याद सालार मिल्लत अलैह रहमा बतारीख़ 29 जून बाद नमाज इशा बाद नमाज मगरिब बमुकाम पानी की टाँकी संतोष नगर के पास ज़ेर सदारत मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे को उलमा किराम और कायदीन मजलिस मुखातिब करेंगे, जिनमें काबिल ज़िक्र मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब शेखुल जाम जामी निज़ामिया, मौलाना सैयद ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी साहब, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा साहब, मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुश्तैदी साहब, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, क़ायद मुक़न्ना मजलिस पार्टी शामिल है। और इस जलसे में सालार मिल्लत यादगारी तकरीरी मुकाबले के इनामात की तकसीम बदस सदर जलसा मोहतरम नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब तकसीम अमल में आएंगी। थाईलैंड में मुनक़िदा बॉक्सिंग के मुकाबलों में नुमायां मज़ारा करते हुए सिल्वर मेडल हासिल करने वाले जहानुमा के बॉक्सर हबीब मुस्तफ़ा ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें अपनी कारकर्दगी से वाकिफ़ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें मुबारकबाद दी और बेहतर मुस्तक़बिल के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। रुकन असम्बली याकूतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने अवाम से अपील की है कि हुकूमत की फलाही स्कीमों से रास तौर पर मुस्तफ़ीद होने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों से राब्ते में रहें। तालाब कट्टे में मुस्तहक़ ख़ानदानों में शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत रकमी इमदाद की तकसीम के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस हमेशा से अवाम की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करती रही है और अहम व बुनियादी मसाइल के यकसुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए कई फलाही स्कीमों को मंजूर करवाया है, जिसका फ़ायदा लाखों अफराद को हो रहा है।
रुकन असम्बली के हाथों 150 चेक्स की तकसीम अमल में आई। अरकान बलदिया नसरीन सुल्ताना, मीर वाजिद अली खां, रियाजुल हसन आफंदी और नुमाइंदा रुकन बलदिया अबू राहिल के अलावा मुकामी मजलिसी जिम्मेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। ने मंजूर की ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के ऊपर, चूँकि हम ये महसूस किए कि जो आवाम में जो पसमानदगी है, जो शादियों के लिए अपने लड़कियों को शादियां नहीं करवा रहे हैं पैसे की वजह से, इसी वजह से गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके ये स्कीम मंजूर करवाए। आज अल्लाह के फजल व करम से हज़ारों लोग इससे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं। मेरी आवाम से यही गुजारिश है कि हुकूमत के दीगर जो भी स्कीमात हैं उन तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। मैं आपके एक MLA के हैसियत से हमारे साथी कारपोरेटर्स आपके दरमियान में हैं और हर हमारे बस्तियों के अंदर इब्तदाई के सदूर मोतमदीन हैं। आपको अगर किसी किस्म की अगर कोई दुश्वारी भी अगर आ रही तो आप हमसे रुजू होकर आप तमाम तफसीलात हासिल करके गवर्नमेंट के जो स्कीमात हैं तमाम स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करें। मंडी मीरालम के रहने वाले एक पस्ताखत खानदान की मजबूरियों व ज़रूरतों को महसूस करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी ने उन्हें खुसूसी तौर पर डिज़ाइन की हुई मोटरसाइकिल का तोहफा दिया है। मंडी मीरालम के यमुना चौहान जो फ़ोन बूथ चलाते हैं पस्ताखत हैं, उनकी लड़कियां भी पस्ताखत हैं। कुछ रोज़ खबर उन्होंने बैरिस्टर उवैसी को अपनी तकालीद से वाकिफ़ करवाया था, जिस पर उन्हें खुसूसी तौर पर डिज़ाइन की गई मोटरसाइकिल का तोहफा दिया गया, जिसे पाने के बाद फ़र्ते मसर से सरशार इस खानदान ने बैरिस्टर उवैसी से इज़हार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली कारवान कौसर महीउद्दीन ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। गरीबों और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत की तरफ से शुरू की स्कीम से 197 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मकामी रुकन बलदिया मोहम्मद वजीउद्दीन के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना तहफ़्फ़ुज़ वक़्फ़ एक्शन कमेटी के एक वफ़द ने सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम से मुलाकात करते हुए उनकी याददाश्त पेश की। वफ़द के लीडर ने मीडिया को बताया कि वक्फ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा ख़बरस्तानों वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट का दर्जा देने, शहर में 50 एकड़ अराज़ी में मुफ्त तदफीन ख़बरस्तान के लिए फ़राहम करने के अलावा दूसरे मसाइल की यकसुई का मुतालबा किया गया। उन्होंने बताया कि सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने जल्द मसाइल की यकसुई का तयक़ुन दिया है। महकमा अखलाती बहबूद जिले संगारेड्डी के अहदेदार विक्रम रेड्डी ने बैरून मुल्क पोस्ट ग्रेजुएशन की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए 20 लाख की स्कॉलरशिप के बारे में तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के डिग्री कोर्स में 60% निशानात होने चाहिए। वो जनवरी 2018 में बैरून मुल्क की यूनिवर्सिटीज़ में दाखिलों के लिए अहल हो सकते हैं। रियासती हुकूमत की तरफ से उन्हें 20 लाख रुपये बतौर स्कॉलरशिप दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों के वालिदैन की सालाना आमदनी शहरी इलाकों में 2 लाख रुपये और देही इलाकों में 1.5 लाख रुपये होनी चाहिए। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 31 जुलाई 2018 से पहले दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। साउथ जोन पुलिस सैबराबाद ने हैदराबाद और अच्चाकुंडा पुलिस हदूद में करोड़ों रुपए के जेवरात और दूसरी अशिया का सरखा करने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मोहम्मद सद्दाम अली, एम पोतराजू, अनवर अली, सलीमा, ममता, सैयद मोहम्मद, आयशा बेगम, नाजिया बेगम, चंद्रकांत, मुहित, बापू आनंद राजू, कासिम अली और मोहम्मद असलम को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक सद्दाम और पोतराजू अपनी कम उम्र से ही साल 2010 से सरखे कर रहे थे, जब वो जुवेनाइल थे। पहली दफ़ा इन दोनों को साल 2010 में मलकाजगिरी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। साल 2015 में और उसके अलावा भी वो सरखे की वारदात में मुलविस पाया गया था। साल 2013-16 में सद्दाम को मलकाजगिरी पुलिस ने केसरा पुलिस के साथ गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन सद्दाम और पोतराजू सरखे की वारदातों को अंजाम देना अपना फैमिली बिजनेस बना लिया था। पुलिस के मुताबिक दोनों दिन के औकात में मोटरसाइकिल पर घूमकर मुकफ्फल मकानात की निशानदही करते हुए रात के औकात में सरखे की वारदातें अंजाम दिया करते थे। पुलिस के मुताबिक सद्दाम मसरूक़ आशिया को अपनी वालिदा सलीमा के हवाले किया करता, जो मसरूक़ आशिया को अपने जरिए अपने रिश्तेदारों आयशा बेगम, सुलेमान, अनवर अली, नाजिया बेगम और कासिम अली के जरिए रिसीवर अर्जन पिंटो के तहत फ़रोख्त किया करते थे और इसके लिए चंद्रकांत उनकी मदद किया करता था। पुलिस के मुताबिक इस टोली का 12वां जुर्म था, जिसने मुलजिमीन को छुपने के लिए जगह फराहम की थी। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने इस बात का इतराफ़ किया कि वो 2015 से मज़कूरा पुलिस कमिश्नरेट में ताहाल 34 सरखे की वारदातें अंजाम दी हैं। मुलजिमीन CCTV कैमरों से बचने के लिए उसका केबल भी काट दिया करते थे। मुलजिमीन के कब्जे से 5 किलो के सोने के जेवरात, 12 किलो चांदी के जेवरात
और नकद रकम 7,16,000 रुपए जब्त कर ली गई है। जलपल्ली से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर स्ट्रीट लाइट बंद हो जाने की वजह से वहां के राहगीरों का गुजरना खतरे से खाली नहीं रहा। ये सड़क पहले से ही आमतौर पर सुनसान रहा करती थी और जब स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है तो यह मसला मजीद संगीन हो जाता है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से इस मसले की यकसुई पर जोर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पसमानदा तबकात के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करने के बाद पंचायत इंतखाबात के लिए एलामिया जारी करें, हुकूमत को हाईकोर्ट की हिदायत। बहबूदी और तरक्याती कामों का जायजा लेने कलेक्टर्स को हिदायत। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाया जा सकता है, चीफ सेक्रेटरी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुल्क में सेकुलरिज्म मजाक और गाली बन गया है। हुजूम के तशद्दुद में कत्ल वाक़यात का वीडियो बनाकर मुसलमानों को खौफजदा किया जा रहा है। मोदी हुकूमत पर बैरिस्टर ओवैसी की बरहमी। गुजरात फिसादात को निसाब में शामिल किया जाए, इमरजेंसी को निसाब में शामिल करने बीजेपी के मुतालबे पर हनुमंत राव का रद्द-ए-अमल। और सरखे की वारदातों में मुलविस 2 टोलियां गिरफ्तार, 2 करोड़ रुपए के मसरूखा जेवरात बशमूल नकद रकम जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।